हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 के कुछ 20 जितने एमसीक्यूज कर दिए। चलो फ्रॉम 21 रीड द क्वेश्चन। द टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इफ वन ऑफ इज प्रोजेक्टेड एंगल 30 एंड अनदर एट 60 डिग्री to the horizontal, then the ratio of their maximum height reach is। यहाँ पर एक हमें एंगल 30 डिग्री दिया, दूसरा 60 डिग्री दिया। अगर रेंज पूछे तो रेंज दोनों की सेम होगी, क्योंकि हमें पता है एक 30 और दूसरा मतलब एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा में रेंज सेम है। अगर रेंज का रेशियो पूछे देन 1:1, but here asks about the ratio of their maximum height reach is। दोनों की वेलोसिटी हमें सेम दे रखी है। ओके, देन रिमेंबर द इक्वेशन फॉर द हाइट h is equal to, क्या है इक्वेशन? देन इट इज v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पर हमें इसका रेशियो लेना है, तो ऐसे h1 एंड h2 वेलोसिटी सेम दे रखी है, ये भी सेम होगा, मतलब ओनली द रेशियो ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 टू द साइन स्क्वायर थीटा 2, मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर हाइट, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है इसलिए 1/4। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है इसलिए 3/4। अब डिनोमिनेटर में इसलिए उसका इनवर्स करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इट इज √3/2, स्क्वायर होगा तो 3/4, 4 कैंसल। द आंसर इज 1:3। then ratio of their maximum height reach is 1:3 बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? a body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times of the greatest height, that angle of projection। देखो क्या दिया हमें? the horizontal range is 3 times of the greatest height, मतलब रेंज जो है वो 3h, ये हमें इक्वेशन दे रखा है कि रेंज इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तब हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पर जो भी यहां पर इसकी इक्वेशन है वो रख दो। तो r की इक्वेशन होती है v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 3 into v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, हमें फाइंड करना है इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा करना है। तो देखो v0 स्क्वायर अपॉन g तो कैंसल, और यहां पर sin 2 थीटा क्या होगा? इट इज 2 sin थीटा into cos थीटा, इट इज 3/2 एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हुआ 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा। देन साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा क्या होगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। Therefore, I can say theta is equal to tan inverse 4/3। ओके, तो ये हुआ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वीडियो पॉज करके लिख दो ये दोनों। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus is moving on a straight road towards north with a speed of 50 km/h. Then it's turned left through 90 degree. If speed remains unchanged after the turning, then increasing in the velocity of the bus turning process is।
जैसे हमने बोला था कि कहीं पर भी हम टर्निंग लेते हैं कि whenever there is a change in the direction of velocity means the particle perform accelerated motion। हमने बोल दिया था कि acceleration produce in a particle by three ways: by changing magnitude of the velocity, by changing direction of the velocity and both changes। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई, 90 डिग्री में टर्न लिया उसने, देन डायरेक्शन चेंजेस, उसकी स्पीड अनचेंज है, बट देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमें करनी है। तो पहले कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन सबसे पहले सोच लें तो सपोज ये मैं बोल दूं नॉर्थ और ये साउथ, ओके, देन इट शुड बी ईस्ट एंड वेस्ट। ये डायरेक्शन सबसे पहले सही होनी चाहिए। हाँ, कि अगर आप ऐसे नॉर्थ साइड अपना फेस करें तो पता है हमें कि राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, ओके, तो ये वेस्ट और ये साउथ हो जाएगा। चलो अब क्या है? द बस इज मूविंग इन स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स द नॉर्थ विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है बस। देन इट्स टर्न लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री। मतलब अब ये जो भी बस है वो 90 डिग्री टर्न ले रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब कुछ ऐसे टर्निंग आएगी, ओके, जो उसकी स्पीड अनचेंज है, लेकिन यहाँ पर चेंज इन उसकी वेलोसिटी हमें करनी है। तो देखो अब कोई भी यहाँ पर हम ऐसे कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो ऐसे कुछ हम जा रहे हैं ऐसे, और मैं ऐसे टर्निंग ले लूँ तो मेरा जो भी एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हमें मिलता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब ये तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। अगर तुम ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को एक्सटेंड करो अपवर्ड और ये जो डायरेक्शन है उसको तुम कैसे ले लोगे तो उसका तो एक्सेलरेशन ऐसे मिलेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? अगर कोई ऐसे हम जा रहे हैं और लेफ्ट में टर्निंग ले तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिलता है, मतलब नीचे होना चाहिए, ये तो ऊपर मिला, तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा। इसलिए हमें क्या करना पड़े? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो ये हमें डायरेक्शन अपोजिट लेनी पड़े। मतलब मैं ये डायरेक्शन को यहाँ पर एज ए -v अगर मैं ले लूं तो ये जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं, ओके, ये भी दोनों की वेलोसिटी ऑफ बस ही है, ये भी वेलोसिटी ऑफ बस है, तब हमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से देखो, बोला तो है हमें टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर लेफ्ट टर्न लेके इस डायरेक्शन में, सो उसका एक्सेलरेशन ऐसे मिलना चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर रिजल्ट टर्न डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब मिलेगा? इस डायरेक्शन में, अगर एक वेलोसिटी इसमें और एक वेलोसिटी नीचे, मतलब ये वेलोसिटी मुझे अपोजिट लेनी पड़े, तो ये -v ये +v, तब यहाँ पर हमें उसकी चेंज इन वेलोसिटी मिल सकती है। तो ये बोल देंगे हम चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी ऑफ बस, ये भी वेलोसिटी ऑफ बस बोलो तो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। टाइम नहीं दिया इसलिए इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें किस डायरेक्शन में मिलेगी। चलो देन व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी? तो इन दोनों का एडिशन, फिर उसकी वैल्यू बोलेंगे तो √v² + v², ओके, अब v² + v² हो जाएगा √2v², मतलब √2 × v। अब √2 × v मतलब ये हो जाएगा 15, तो √2 × 15, ये भी आंसर होगा। अदरवाइज तुम √2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज 70.7 km/h हो जाएगा। अब उसकी डायरेक्शन पढ़ी
देखो ये जो डायरेक्शन है उसको हम बोल सकते हैं साउथ वेस्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहां तुम गलती से इस डायरेक्शन में ले लोगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी ऑप्शन में होगा, बट इट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसीलिए हमें इसका नेगेटिव लेना पड़े, तभी हमें ये मिल सकता है। ओके चलो नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर 2i 3j 8k is perpendicular to vector 4j minus 3i plus alpha k, then value of alpha, देखो परपेंडिकुलर दे रखा है, देन परपेंडिकुलर का एज ए डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इज 0, वो हमें पता है i डॉट j 0 होता है। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 2i plus 3j plus 8k डॉट 4j 4i प्लस अल्फा k इज इक्वल टू 0। ओके चलो, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा क्योंकि ये i और ये तो j दे रखा है, इसका और इसका आएगा तो इट इज -8, फिर इसका और इसका तो i और k का तो 0 हो जाएगा। चलो फिर 3 की बारी, तो 3 और ये 4 मतलब 12, फिर इसका और इसका तो 0 हो जाएगा। फिर 8 की बारी लेते हैं, तो ये और ये इसका 0 मतलब ये होगा +8 अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके देन 12 minus 8 इट इज 4, तो यहां पर हम बोल सकते हैं 4 plus 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, देन 8 अल्फा इज इक्वल टू -4 अल्फा इज इक्वल टू -4/8 -1/2। ओके -1/2 को तुम लिख सकते हो -0.5, तो -0.5 लिखेगा -1/2, दोनों एक ही है। चलो वीडियो पॉज करके ये लिख दो। ओके सी द नेक्स्ट, if the magnitude of two vectors, मतलब magnitude of vectors a, b and c are 3, 4 and 5 respectively, if a plus b is equal to c, then angle between a and b, यहाँ पर हमें कंडीशन एक दे रखी है कि a plus b is equal to c, तब हमें चाहिए एंगल बिटवीन a and b। अब यहाँ पर अगर हम इसका इसी के वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले तो हमें इसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं ऐसे थीटा cos थीटा मिलता है। इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस कर देते हैं कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट में, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी होता है। Then a plus b dot a plus b is equal to c dot c बोल सकते हैं, इसी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसी वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। Then a dot a तो वो तो a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0 1 a स्क्वायर। फिर a dot b, ओके तो प्लस करेंगे a dot b प्लस b dot a plus b dot b is b square is equal to c square। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ab cos थीटा और ये हो जाएगा ba cos थीटा। अब ab cos थीटा का ba cos थीटा सेम होता है तो डायरेक्टली लिख दो 2ab cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। ये नहीं आया समझ में, क्योंकि ये a डॉट b इज ab cos थीटा, b डॉट a इज ba cos थीटा, देन इट इज 2ab cos थीटा। चलो अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू 3 है स्क्वायर होगा 9, b की वैल्यू 4 है स्क्वायर होगा 16 प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ये y है
तो ये 25, तो ये वैल्यू भी 25 हो गई। देखो अगर ये 25 हो गई, ये इस साइड जाएगा तो 0, therefore it is 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos थीटा भी ये अगर नीचे जाएगा तो भी 0 ही रहेगा। तब बोलो cos की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 होती है? देन इट इज 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल बिटवीन A and B is 90 डिग्री, अदरवाइज आई कैन से π/2 रेडियन। अब देखो यहाँ से इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी मिलता है कि 3, 4 and 5 है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की पेयर भी हो गई ना, 3, 4 and 5। तो देखो अगर मैं कोई भी ऐसे वेक्टर ले लूं, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, तो देखो C जो है वो इसका रिजल्टेंट 25 में ये C हो जाएगा। देन इट इज A and B, देन A and B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये तुम्हें पेयर डायरेक्ट मिल रही है, देन A और B वो तो साइड्स होगी और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज, देन A and B इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, द वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस is perpendicularly to their difference in that case the forces, मतलब जो फोर्सेस है वो कैसे होने चाहिए, वो हमें उसका कंपेयर करना है। इक्वल होंगे, अनइक्वल है तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा कितने टाइम्स है, वो भी हम बोल सकते हैं। तो देखो वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस, अगर मैं F1 एंड F2 ले लूं तो एक F1 और दूसरा F2, then vector sum of the forces perpendicularly to their difference, मतलब अगर मैं डिफरेंस ले लूं F1 minus F2, तो अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। I dot j, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो ये सम और ये डिफरेंस परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, बस वही कॉन्सेप्ट ले लो। तो ये हो जाएगा F1 डॉट F1 दैट इज F1 स्क्वायर। ओके, फिर ये F1 माइनस F1 डॉट F2, ओके, फिर ये हो जाएगा F2 डॉट F1 प्लस F2 डॉट F1 और ये माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब A डॉट B के B डॉट A सेम होता है, डॉट प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस चलेगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इज 0, देन F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। दोनों फोर्सेस जो है वो सेम हो गए, मतलब जब भी दो फोर्सेस सेम है तो उसका सम और उसका डिफरेंस जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो अब ये वीडियो पॉज करके लिख दो इतना। See the next. If the angle between two vectors A and B is theta, then value of the product B cross A dot A is, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको ऐसे ध्यान से समझो कि यहां पर हमें बोला है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट B क्रॉस A डॉट A इज, और एंगल बिटवीन A एंड B हमें थीटा दे रखा है। लेकिन जब भी हम ऐसा कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट ले तो हमें पता है कि इसकी रिजल्ट जो डायरेक्शन मिलेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू B एंड परपेंडिकुलर टू A आल्सो। इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ पर A वेक्टर जो है वो x एक्सिस में ले लूं, ओके, सपोज B जो है वो मैं y में लेगा, यहाँ पर हमें थीटा दिया है, थीटा चलो कुछ भी ऐसे 90 डिग्री एज्यूम कर दो, हाँ, या कोई भी एंगल दे रखा है, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पर अगर मैं इसको y एक्सिस में ले लूं B को, देन ये होगा इसका यूनिट वेक्टर इसमें j और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो i।
ओके, देन यहां पर क्या होगा, J क्रॉस I आएगा कि नहीं? हाँ, हमें पता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, दोनों से परपेंडिकुलर होगी ये। तो हमें पता है J क्रॉस I, तो J क्रॉस I होता है -k, है ना? तो चलो अगर मैं यहां पर इसका -k लिख दूं एंड डॉट, अब ये तो है I, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0, मतलब B क्रॉस A डॉट A इज इक्वल टू 0 होगा। बाय मिस्टेक ऐसा मत लिख दो कि B क्रॉस A होता है BA साइन थीटा और इसका डॉट आए मतलब cos भी आएगा, तो B फिर A स्क्वायर साइन थीटा एंड cos थीटा दोनों आएगा, क्योंकि ये होता है साइन थीटा। B क्रॉस A इज BA साइन थीटा होता है ना? और इसमें डॉट आएगा तो cos आएगा। तो कई बार ऐसे भी ऑप्शंस दिए होंगे कि ये होगा BA साइन थीटा, फिर इसका डॉट करोगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा एंड cos थीटा, ऐसा भी ऑप्शन होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों? The resultant direction of cross product is perpendicularly to the both, इन दोनों से परपेंडिकुलर, और यहाँ पर वेक्टर A है, अगर यहाँ पर वेक्टर B भी ले ले तो भी उसका 0 आएगा, B होगा वो J, तो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी वेक्टर दिया है उसका उसी के साथ अगर डॉट है तो ऑलवेज 0 होगा। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, ए कार रन्स ऑन ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, मतलब ऐसे सर्कल कंप्लीट करने में उसको 62.8 सेकंड लग रहे। देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली, देखो रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए ध्यान रखो कि पहले हमें एवरेज वेलोसिटी का आंसर लेना है और फिर बाद में एवरेज स्पीड। तो अगर मैं यहां पर एवरेज वेलोसिटी बोल दूं देन एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सर्कुलर लैप है तो जहां से स्टार्ट करेगा वहां पर ही खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0। अब करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो सर्कुलर में पाथ लेंथ क्या होगा? इट इज 2πr अपॉन टाइम। टाइम कितना है? 62.8। तो अब ये 2 इंटू 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.8, तो ये तो हो जाएगा 6.28 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 62.8। इसका मतलब तुम सिर्फ 100 में से 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, then 62.8 will be cancelled, then answer is 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब रिस्पेक्टिवली में आंसर आएगा 0 एंड 10, मतलब ऑप्शन कौन सा तुम्हें चूज करना है? 0 लिखा है एंड 10 मीटर पर सेकंड लिखा है वो। कई बार इसमें ऐसा भी लिखा होगा 10 मीटर पर सेकंड एंड 0, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत, क्योंकि बोला है रिस्पेक्टिवली। तो पहले आंसर वेलोसिटी का होना चाहिए और उसके बाद स्पीड का, इतना ध्यान रखना है। चलो वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख दो। ओके, सी द नेक्स्ट। Two boys are standing at the end A and B of a ground where AB is equal to A. The boy B start running in a direction perpendicular to AB with velocity v1. B जो है v1 से कुछ स्टार्ट कर रहा है and the boy A start running simultaneously with velocity v and catches
अदर इन टाइम t, तो t का हमें इक्वेशन v1 और v के टर्म्स में चाहिए। तो देखो अगर इसका कुछ हम डायग्राम सोचे तो चलो ये a और ये b, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है ab इज इक्वल टू a। अब b स्टार्ट रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलरली टू द ab, मतलब b स्टार्ट कर रहा है परपेंडिकुलर ab, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। चलो अपवर्ड सोचते हैं ऐसे विथ वेलोसिटी v1, और a जो है वो स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और इसको कैच, मतलब b पर पर्सन को कैच करना है उसको, तो उसको तो इस डायरेक्शन में जाना पड़े विथ वेलोसिटी v। अब कैच कर रहा है उसका मतलब दोनों का जो टाइमिंग है वो सेम होगा, मतलब ये सपोज जितने ड्यूरेशन में ये जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा तब उतने ड्यूरेशन में वो यहाँ पर होगा, दोनों का टाइमिंग सेम होगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग है तो दोनों का डिस्टेंस भी अलग है। देखो लेकिन अगर ए पर्सन बी को कैच कर रहा है और दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है वो इसका तो टाइम सेम ही होगा। ओके, तब यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट है उसको तुम सी बोल दो, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है तो ये तो राइट एंगल हो गया, तो राइट एंगल का रूल्स लगा दो। इसका मतलब आई कैन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, बस अब हमें इसका टाइम मिल जाएगा। ये क्या होगा, v स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर t स्क्वायर। हमें तो चाहिए t, तो क्या करो, चलो इसको यहाँ पर ले आओ तो माइनस हो जाएगा और टी स्क्वायर कॉमन भी निकाल दो, मतलब v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, देन व्हाट अबाउट t स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बस अब तो टाइमिंग मिल गया। अगर हम इसका रूट ले लें तो a स्क्वायर का रूट a होगा और ये हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। बोलो क्लियर। बस यहाँ पर ये जो कैच कर रहा है a जो है वो दूसरे को कैच कर रहा है, मतलब दोनों का टाइमिंग सेम होगा, बस फिर जो है वो डायरेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, टू पार्टिकल्स a एंड b आर कनेक्टेड बाय रिजिड रोड AB। देखो ऐसा दे रखा है कि ये A पार्टिकल ये B पार्टिकल इसको एक रिजिड रोड से कनेक्ट कर दिया है और इट इज ऑन द परपेंडिकुलर रेल्स एस ऑन इन द डायग्राम, मतलब ये जो है वो परपेंडिकुलर रेल्स बोल के तो उसके ऊपर रखा हुआ है। इफ द वेलोसिटी ऑफ A टुवर्ड्स द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड, मतलब A जो है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से आएगा तो B जो है वो थोड़ा ऐसे अपवर्ड जाएगा, तो B की वेलोसिटी हमें चाहिए व्हेनेवर एंगल अल्फा इज 60 डिग्री। ओके, तो चलो यहाँ पर हमें कुछ भी मैं ये x ले लूं, ये वाला मैं y डिस्टेंस ले लूं। ओके, तब मैं बोल सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू y upon x, opposite opponent जैसा। Then what I can say about the y? Y is equal to x tan alpha. Okay. अब इसका डिफरेंशिएशन ले लो, डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये होगा dy by dt, दिस इज dx upon dt और ये तो कांस्टेंट अल्फा। Then dy by dt, dy by dt मतलब change in the b, I can say it is velocity of the b. dx by dt that is the change in a, and change in a तो हमें 10 दे रखा है और अल्फा कितना दिया 60, then tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, then tan √3, अदरवाइज ये आंसर tan √3 हो सकता है, अदरवाइज tan into √3 का आंसर होता है 1.73, then it is
17.3 मीटर पर सेकंड। जो भी ऑप्शन है उस हिसाब से मैच करो, आइदर 10√3 अदरवाइज 17.3। वीडियो पॉज करके लिख दो ये।